हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे जैसा कि दिया गया है, और आपके एग्ज़ाम में भी 20 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे। इसमें से आपको किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसका कि आपको टोटल मार्क्स 20 होगा। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपको 2 नंबर के होंगे। जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, इकाई सेल से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस के उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को यूनिट सेल कहते हैं जिसे बार बार रिपीट करने पर 3 डायमेंशन में एक कंप्लीट लैटिस देता है। उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को ही हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, जिसका कि यहाँ आपको फिगर दिखाया गया है। एक छोटा क्यू या क्यूबॉइड जैसा घन या घनाभ के जैसा आपकी एक संरचना दिखा सकते हैं, यही यूनिट सेल होता है। क्वेश्चन नंबर आपको 2 है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक उदाहरण से समझाएं। व्हाट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक्सप्लेन विथ 1 एग्जाम्पल। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है एक युक्ति होती है, एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि रिडॉक्स रिएक्शन करवाया जाता है, और इस रिएक्शन के दौरान जो केमिकल एनर्जी उत्पन्न होती है वह स्वतः इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस सेल का उदाहरण है गैल्वेनिक सेल, जिसका कि प्रयोग आप लोग हीटर या पंखा चलाने में करते हैं, या आपको इन्वर्टर वगैरह की जो है उसकी बैटरी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोहे में जो जंग लगता है उसे विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर किस प्रकार कार्य करता है? तो विद्युत रासायनिक सिद्धांत जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन पर आधारित है, जिसमें कि आपको एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपकरण होता है। ठीक उसी प्रकार लोहे की किसी सतह पर जो है वो वायुमंडलीय आपको कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के कारण ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जहाँ से कि आपको इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और रिलीज होकर के जो है वो आपको लोहे के दूसरी सतह पर पहुँचता है, जहाँ की जाकर के वो ऑक्सीजन को अवकृत कर देता है, अपचयित कर देता है, और इस प्रकार से फेरस आयन जो यहाँ बना है यह फेरिक आयन में कन्वर्ट होकर के फाइनली जो है फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेट देता है। उसी को हम लोग जंग कहते हैं। देखिए आपको ये एनोड का यहाँ रिएक्शन दिखा दिए हैं, जहाँ की आयरन जो है वो फेरस आयन में कन्वर्ट होता है, और एक कैथोड का रिएक्शन है जहाँ की ऑक्सीजन जो है वो आपको अपचयित होकर के वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनल में जो है फेरस आयन जो है वह फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है, जिसका कि फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O, जो कि आपको यहाँ दिखाया गया है। यही आपको Fe2O3XH2O जो कि जंग का फॉर्मूला है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जो है आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के द्वारा हम लोग मेटल को कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब कि मेटल का शुद्धिकरण हम लोग वैद्युतीय तरीके से कैसे करते हैं। तो इस विधि में क्या है कि जिस मेटल को शुद्ध करना होता है उसके अशुद्ध धातु का हम लोग एनोड बनाते हैं, शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं, और उसी धातु के लवण के विलयन को हम लोग वैद्युत अपघट्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रकार इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर, वैद्युत अपघटन करने पर हम लोगों को कैथोड पर जो है वह शुद्ध मेटल प्राप्त हो जाता है। जैसे कि इसके द्वारा हम लोग तांबे का जो है सो या एल्युमिनियम का हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, जो कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एथिल अल्कोहल को आप क्लोरोफॉर्म में कैसे बदलेंगे। तो एथिल अल्कोहल को क्लोरोफॉर्म में बदलने के लिए बहुत सिंपल रिएक्शन है कि ये हेलोफॉर्म तरीका है, जिसमें कि इथाइल अल्कोहल को क्लोरीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, जिससे कि क्लोरोफॉर्म मिलेगा, और सोडियम फॉर्मेट, सोडियम क्लोराइड और वाटर जो है
वो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नोमेनक्लेचर करना है आईपीएक्स सिस्टम में, जिसमें कि पहला है CH2CH डबल बॉन्ड COOH, जिसका कि नाम यहाँ लिख दिए हैं, जो कि आपको सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा ब्यूट-2-इन-ओइक एसिड, ब्यूट-2-इन-ओइक एसिड। और आपको दूसरा जो कंपाउंड है वो एमीन है, जिसका कि नाम है N मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। ये दोनों नाम को अच्छी तरह से देख लें। इसके बाद है उपशामक से आप क्या समझते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। तो यह एक प्रकार की दवा होती है जिसका प्रयोग तनाव, मानसिक थकावट, बेचैनी या घबराहट को कम करने में प्रयोग किया जाता है। इस दवाई के रूप में हम लोग आइप्रोनियाजिड या फिनाइल्जिन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो है सो इस प्रकार की परेशानी जो है कम हो जाती है या ठीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट पर संक्षिप्त नोट लिखें। तो बेकेलाइट एक बहुलक है जिसका कि मोनोमर फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होता है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को जब हम किसी अम्ल या क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनित करते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, तो पहले चरण में तो ऑर्थो और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल देता है, जो कि आगे चलकर पहले एक रैखिक श्रृंखला वाले नोवेलक बहुलक देता है और बाद में पुनः संघनित होकर जटिल श्रृंखला बनाता है, जिसे कि हम लोग बेकेलाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उदाहरण के साथ भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की परिभाषा करें। तो भौतिक अधिशोषण में क्या है कि जो गैस जो होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वह किसी ठोस के पृष्ठ पर दुर्बल भान डर वाल्स बल के द्वारा जो है जुड़ जाता है, और इस प्रकार के अधिशोषण को हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। जैसे कि चारकोल की सतह पर O2 और H2 का जमा हो जाना। और यदि किसी ठोस के सतह पर गैस के अणु या परमाणु रासायनिक बंध से जुड़ जाते हैं, तो उसको हम लोग जो है आपको रासायनिक अधिशोषण या रसोपशोषण कहते हैं। जैसे निकेल से हम लोग निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में जब हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो उसमें जो है हाइड्रोजन के परमाणु निकेल की प्रेरक के सतह पर रासायनिक बंध द्वारा जो है अधिशोषित होते हैं। तो ये आपको यहाँ उदाहरण दे सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, संजुम बंधन सिद्धांत के आधार पर NiCl4 पर पावर माइनस के संरचना का वर्णन करें। ये टेट्रा क्लोरो निकेल आयन है या टेट्रा क्लोरिडो निकेल आयन, जो कि एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें देख रहे हैं, अगर हम लोग निकालेंगे तो निकेल की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी, और वैसे स्थिति में जो है उसका जो है ऑर्बिटल डायग्राम इस प्रकार से होगा कि आपको 3D में जो है वह 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s में जो है वो बिल्कुल खाली होगा, 4p भी खाली होगा। लेकिन यहाँ इसके जो है 4s और 3 ऑर्बिटल 4p के जो है आपस में हाइब्रिडाइज्ड होकर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है। और इस चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जो है क्लोराइड, यहाँ L कर दीजिएगा, क्लोराइड आयन के जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट करता है, और जिससे कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, जिसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, जो कि यहाँ आपको फिगर में दिखा दिया गया है। देखिए जो क्रॉस से है वो सब डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है बाई क्लोराइड आयन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल से एसीटोन आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए जो है एसिटिक एसिड को आप पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया कराएंगे, जिससे कैल्शियम एसीटेट मिलेगा। इसको हम लोग हीट करेंगे, जिससे कि एसीटोन मिल जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण करता है, क्यों। तो चूँकि फॉर्मिक अम्ल की जो आपका स्ट्रक्चर है उसे देखने पर पता चलता है कि उसमें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों क्रियात्मक समूह मौजूद होता है, इसलिए यह एल्डिहाइड की तरह टॉलरेंट रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरह सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करता है। ये दोनों अभिक्रिया दर्शाता है कि फॉर्मिक एसिड जो है एल्डिहाइड और अम्ल
दोनों जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि एल्डिहाइड ही केवल टॉलरेंट रिएजेंट से करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपको एक बेस है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उससे रिएक्शन करता है और सॉल्ट बनाता है। तो इस प्रकार ये दोनों रिएक्शन जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिलीन से फिनॉल आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो एनिलीन से फिनॉल प्राप्त करने के लिए क्या है कि सबसे पहले एनिलीन को आप NaNO2/HCl से रिएक्शन करा दीजिए, जिससे कि डाइजेशन प्रोसेस होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और उसको आप वाटर के साथ बॉयल करेंगे तो फिनॉल मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा हेलिक्स संरचना के स्थायित्व के लिए कौन सा बंध उत्तरदायी होता है। तो इसके लिए एकमात्र हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि उत्तरदायी होता है और यह जो है सो हमेशा टूटने के बावजूद भी जब हम स्ट्रेच करते हैं अल्फा हेलिक्स संरचना को तो H बॉन्ड टूटते हैं परंतु पुनः रीजनरेट हो जाते हैं, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय माध्यम में एसिटाल्डिहाइड पर HCN की प्रतिक्रिया का वर्णन करें। तो एक क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड जो है HCN के साथ वह क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करता है, क्योंकि HCN जो है वो एक वीक एसिड है जो डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए क्षारीय माध्यम का प्रयोग किया जाता है और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, जिसके कारण जो है HCN टूटकर ऑक्सीजन के साथ H और कार्बन के साथ CN जुड़ता है और एक एडिशनल प्रोडक्ट के रूप में एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाता है और उसका नाम भी हम लोग उसी एल्डिहाइड या कीटोन के नाम से लिखते हैं। जैसे यहाँ एसिटाल्डिहाइड है तो इस कंपाउंड का नाम एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की इकाई किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। तो अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम लोग करवा रहे हैं और उसमें जो भाग लेने वाले अभिकारक है उसकी सांद्रता इकाई हो, मतलब 1 हो, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वही वेग स्थिरांक कहलाता है। जैसे कि अगर रेट बराबर है K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A पर पावर N और यदि A का कंसनट्रेशन 1 हो तो रेट बराबर K हो जाता है। इस प्रकार हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, अनुसंख्य गुणधर्मों के नाम लिखें। तो हम लोग वैसे गुण को अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं जो किसी भी बिलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या और विलयी कणों की संख्या के अनुपात को दर्शाता है और उस पर निर्भर करता है। तो ऐसे हम लोग गुणों को अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, अंग्रेजी में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, जिसकी टोटल संख्या 4 है। पहला है विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है विलायक के हिमांक का अवनमन, तीसरा है विलायक के क्वथनांक का उन्नयन और चौथा है विलयन का परासरण दाब। 18 नंबर क्वेश्चन है, वान हॉफ गुणक क्या है। तो किसी भी विलयन के प्रेक्षित अनुसंख्य गुण जिसको ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं और परिकलित अनुसंख्यक गुण जिसको हम लोग कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, इस दोनों के अनुपात को ही हम लोग वान हॉफ गुणक कहते हैं, जिसको कि स्मॉल आई से इंडिकेट किया जाता है और स्मॉल आई बराबर प्रेक्षित अनुसंख्यक गुण, मतलब ये हो गया ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई परिकलित अनुसंख्यक गुण, मतलब हो गया एक कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और चूँकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मोलर मास का, मोलर द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि वान हॉफ फैक्टर बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान, मतलब कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइड बाई एबनॉर्मल मोलर मास, इसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो इस प्रकार से हम लोग वान हॉफ फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल एमीन को HgCl2 की उपस्थिति में CH2 के साथ गर्म करने पर क्या होता है। तो अगर हम लोग इथाइल एमीन को CH2 के साथ गर्म करेंगे तो पहले हमको ये देता है डाईथियोएथाइल कार्बामेइक एसिड और ये पुनः HgCl2 के साथ रिएक्शन करके इथाइल आइसोथियोसाइनेट देता है, जो कि आपको यहाँ रिएक्शन दिखा दिया गया है। इस रिएक्शन को लिख लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, DNA फिंगर प्रिंटिंग की किन्हीं 2 उपयोग को लिखें। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग जो है वो मुख्य तौर से पहचान के रूप में किया जाता है। जैसे फोरेंसिक प्रयोगशाला में अगर अपराधी को पकड़ना होता है
तो इसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई हथियार पकड़ा गया तो उस हथियार से मिलान करवाया जाता है उसके फिंगरप्रिंट से। दूसरा है कि बच्चों के माता पिता की पहचान की जाती है कि ये बच्चे के माता पिता ये ओरिजिनल हैं, सही हैं या नहीं हैं। इस प्रकार से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से हम लोग ने सभी 20 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन को किया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो भी हैं 6 क्वेश्चन उसका हम लोग डालेंगे सॉल्यूशन, जिससे कि आपकी जो है परीक्षा मंगलमय हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं इसके लिए नीट जेईई का भी क्वेश्चन डालता रहता हूँ। मैं ऐसे हिंदी में वीडियो को तत्काल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्टूडेंट्स के लिए डाला हूँ ताकि उसको अधिक से अधिक लाभ हो। और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।